अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं ये जो वीडियो आपके आगे लेके आया हूँ ये असल में तसलसल है हमारी जो वीडियो लाइब्रेरी का जो हम बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पे सैर हासिल गुफ्तगू शायद नहीं हो पाती या मेरी तसल्ली नहीं हो पाती, तो फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स को न दो स्टेजेस में डिवाइड कर देता हूँ। और फिर ये एक तरह से जो हमने पिट्यूटरी एपिप्लेक्सी पे जो हमने बात की थी उसी हवाले से ना मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बातें हुई थी लेकिन कुछ और ज़रूरी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें रह गई हैं। मुझे लगता है कि इस पे एक या दो, इसके अलावा भी शायद मुझे एक आध करनी पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक अब ये काफ़ी रहेगी उस पर। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उर्दू ज़बान में एक और लेक्चर पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी पे, उसका पार्ट 2 समझ लीजिए जनाब। ये जो हमारे पास एक पेशेंट थी वो भी फ़ीमेल पेशेंट थी और ये इत्तफाक से, और ये भी फ़ीमेल पेशेंट थी, मतलब हैं वो भी तकरीबन इसी एज ग्रुप में थी, यानी ये भी 48 साल की हैं, वो भी इनके ही एज ग्रुप की थी। और ये जो है इनको कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। जो पिछली पेशेंट थी वो बहरहाल ना वो यंग थी, इससे इनसे काफ़ी यंग थी, बहुत ज़्यादा यंग थी इनके मुकाबले में। और ना ये जो पेशेंट हैं ये मतलब कि ना 48, हाँ, इसलिए हमने ग्रुप बनाया 2 एजेस का। चलें, ये 48 साल की एक ख़ातून है और जो है ये अपना क्या कहते हैं, इनकी पिछली कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, मतलब कोई ऐसी नहीं थी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री। इनको भी ये एकदम से जागी तो इनको एकदम से बहुत ज़्यादा इनको सीवियर हेडेक था, साथ साथ इनको नौजिया थी, वॉमिटिंग थी और इनको टेम्पररी विजुअल लॉस हुआ। और पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं सिवियर, मतलब ये आप समझें कि उनको क्या कहते हैं हेडेक था। एग्ज़ामिनेशन उनका किया गया, देखा गया कि उनकी स्लाइटली जो है मतलब कि एग्ज़ाम जब किया गया उनको, तो उनको देखा गया कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 110 और 80 है और उनका हार्ट रेट जो है वो 130 है, उनका टेम्परेचर 100 के करीब है और इनका न्यूरोपैथोलॉजिकल एग्ज़ाम किया तो ये नॉर्मल था। जो पिछला हमने पेशेंट आपके आगे प्रेजेंट किया था उसमें सिग्निफिकेंट उनको होमोनोमस हेमिएनोपिया बाइटेम्पोरल था। और ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट भी हमने आपसे डिस्कस की थी, इधर भी हम आपसे ट्रीटमेंट और सब कुछ करेंगे। बहरहाल जब ये इस तरह के पेशेंट होते हैं, सीटी हेड हुआ है, तो मतलब कि ऐसे पेशेंट जो आप देखते हैं, आपने फ़ौरन उनका सीटी स्कैन ब्रेन करते हैं। सीटी स्कैन ब्रेन जो है वो विच रिवील्स अ सिग्निफिकेंट एनलार्जमेंट ऑफ द पिट्यूटरी फोसा सजेस्टिव फॉर द इंट्रासेलुलर ट्यूमर एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ द सब एरकनाइड ब्लड। यानी कि इसमें जो है एनलार्जमेंट हुई हुई है पिट्यूटरी फोसा की, और उसमें जो है इसमें जो है ब्लीडिंग का एलिमेंट है, लेकिन सब एरकनाइड हेमरेज नहीं है। लेकिन पिछले पेशेंट में सब एरकनाइड हेमरेज भी हुआ था, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, बायटेम्पोरल होमोनोमस हेमिएनोपिया भी हो गया था और उनके बहुत सारे उनके इश्यूज इनसे थोड़े से डिफरेंट थे। हमने शायद इसी वजह से 2 ग्रुप बनाए थे। हमारी टीम होती है वो कभी कभी ग्रुप बनाती है कि ये केसेस 2 डालने हैं हमने, तो बहरहाल मैं प्रेजेंट कर दिया था, मेरे साथियों ने मदद की मेरी, तो खैर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके आगे। अच्छा, अब इसमें इनिशियल डायग्नोसिस क्या है? देखें, ये जो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है इसमें आप एकदम से नहीं समझ जाते कि पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। जब सीटी स्कैन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो सकती है या है। अच्छा, ये कंडीशन जो टिपिकली इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है वो सडन होती है, हेडेक होता है पेशेंट को, और ये जो है 2 दिन तक भी ये हेडेक रहता है और सीवियर हेडेक होता है। उसमें पेशेंट को सिग्निफिकेंट मेडिकेशन देनी पड़ती है, नौजिया वॉमिटिंग भी होती है और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे उस पेशेंट को थी। इस पेशेंट को भी माइल्ड डिक्रीज कर ले, लेकिन इनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कोई नहीं थे, इनको भी कह सकते हैं माइल्ड ड्राउजीनेस थी। लेकिन हमारे पिछले पेशेंट जो कि 27-28 साल खातून थी, उनको जो था वो सिग्निफिकेंट ड्राउजीनेस थी। और ये जो है अपना क्या कहते हैं, वैसे हो सकती है, तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ
कि डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, इसमें नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें जो है विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, इस पेशेंट को नहीं है। और है ना ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है। हमारे पिछले पेशेंट में थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और ना क्या कहते हैं सिक्स्थ नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और ऑब्ड्यूसल नर्व की जो है वो उनको ना अनकॉन्जुगेटेड गेज था, इधर ये कॉन्जुगेटेड गेज है यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, उसमें हो सकती है। एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें बहुत ज़्यादा थे, इसमें हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दूसरा ये जो है ना मैं आपके आगे पिट्यूटरी एपिलेप्सी के हवाले से एक बात और रखना चाहता हूँ। कुछ जो होते हैं वो क्या कहते हैं सटल ऑनसेट ऑफ क्या कहते हैं ये ना इवेंट्स होते हैं एकदम से, मतलब कि लेकिन ये पहले से नहीं अंदाज़ा हो रहा होता है कि उसके लिए आप कोई चीज़ कर सकें। साथ में किसी को हाइपरटेंशन के साथ भी हो सकता है और दूसरे सिम्टम के साथ, मतलब कि वो, लेकिन जब ये हो जाता है तो फिर पेशेंट हाइपोटेंसिव, हमारा ये पेशेंट भी हाइपोटेंसिवली प्रेजेंट हुआ था, वो पेशेंट तो बहुत ज़्यादा 90/50 के साथ प्रेजेंट हुआ था, तो हमें इतना याद है उसका। अच्छा, दूसरा ये कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपने हिस्ट्री में पूछने हैं और फिज़िकल एग्जामिनेशन में करने हैं वो थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि उधर हमने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया था। तो ये जो हिस्ट्री होती है इसमें आपने कुछ पूछने सिम्टम्स और साइंस ये हैं कि ना पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो उसमें हेमरेज है, इन्फाक्शन है या हेमरेजिक इन्फाक्शन है, ये सारे की सारी जो है चीज़ आप उसको ना सिर्फ मतलब कि उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता, ये हिस्ट्री में उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको CT स्कैन MRI की ज़रूरत है। यानी कहीं कहीं पर हमारे पास मतलब ये कि लिमिटेशन हो जाती है कि हिस्ट्री हमें सारी बातें नहीं बता सकती है, एग्जामिनेशन भी कभी कभी नहीं बता सकता है, तो हमें CT स्कैन या MRI करना पड़ता है। अच्छा, ये जो जितने भी ये जो पिट्यूटरी एपिलेप्सी में पेशेंट होते हैं उनमें सबसे पहले जो कोई पेशेंट जो ट्यूमर जो हार्मोन, मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्मोन इफेक्ट होता है वो होता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो थे, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म कहते हैं वो, और कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो, ये दोनों के दोनों हार्मोन बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टेड होते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। अच्छा, दूसरा ये कि विजुअल इक्विटी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया को समझना, देखना, एग्जामिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हिस्ट्री में आपने देखना है। मेनिंजिज्म का एलिमेंट उधर आ जाता है जब आपने सब एर्गनाइड हेमरेज इसमें हो गया हो, और बग़ैर सब एर्गनाइड हेमरेज के भी ना ये कभी कभी मेनिंजिज्म थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। खैर, अच्छा, दूसरा ये जो सिम्टम्स और साइन जो कि रिलेटेड हैं ना सिक्रीटिंग और नॉन सिक्रीटिंग ना पिट्यूटरी ट्यूमर के, यानी कि पिट्यूटरी ट्यूमर था, एक सिक्रीटिंग ट्यूमर है, एक नॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर है। यानी कि जो एक ऐसा ट्यूमर भी होता है जो कोई हार्मोन तो नहीं मतलब कि रिलीज़ कर रहा है वो, बल्कि हाइपोपिट्यूटरिज्म कर देता है वो, और भी जो नॉर्मल पिट्यूटरी होता है उसके जो सेल्स होते हैं उनको भी कंप्रेस कर देता है, ऐसे भी ट्यूमर होता है, वो नॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर कहलाता है। एक सिक्रीटिंग ट्यूमर वो होता है जो कि सिक्रीट ही हार्मोन करता है, वो करता ही हार्मोन है सिक्रीट, तो फिर वो उसको जो है आपने उसके पैराए में देखना होता है कि वो दोनों के एसिड के इफ़ेक्ट जो हैं डिफरेंट हैं। दूसरा ये सब एर्गनाइड हेमरेज की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है इनको। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है हाइपोपिट्यूटरिज्म के पेशेंट की, ख़ास तौर पे ज़्यादातर पेशेंट को वो जो है जो ख़ास तौर पे जो एपिलेप्सी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं वो जो है उनको इनिशियली स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है ताकि एटर्नल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। और दूसरा, अर्जेंट सर्जिकल डिकम्प्रेशन कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता। पिछली बार मैंने ये कहा था और उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ जब विजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो आपने उसको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना है। ट्रांसनेजल ट्रांसपिनाइडल अप्रोच करें, जल्द से जल्द अप्रोच करें, थोड़ा सा भी फ्लूइड निकाल दें, थोड़ा सा भी प्रेशर आप कम कर देंगे, उसकी आपकी विज़न बेहतर हो सकती है। तो यही हमारा इधर क्राइटेरिया इधर भी है। इधर जो पेशेंट को उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं सर्जिकल जंप करने के लिए। अभी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं मेडिकली, क्योंकि मेडिकली पिट्यूटरी में मैनेज करने के लिए बेइंतहा है। इतना है कि आप
मतलब ये कि काफ़ी काम करना पड़ता है और काफ़ी बड़ी टीम के साथ काम करना पड़ता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं अपना खुद न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो एमआरआई जो होता है वो आपने ज़रूर करना है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो डायग्नोसिस है वो किस हद तक है, क्योंकि एमआरआई जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्सटेंट ऑफ द लीजन को दिखाने में भी। और फ़ौरन आप दूसरा ये कहें कि एंडोक्राइन लेबॉर्ट्री टेस्ट फ़ौरन के फ़ौरन भेज दें, जैसे कि प्रोलैक्टिन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फ्री T3 हो गया, फ्री T4 हो गया, और इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन हो गया, और जो सुबह 9 बजे का कॉर्टिसोल का लेवल भी आप भेजें। और साथ ही साथ आप एंडोक्राइनोलॉजी के साथ कंसल्ट कर लें, उनको आप टाइम वेस्ट करने के बजाय हार्मोन भेज दें ताकि बाद में उनका मसले भी हल कर सकें। आप ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंसल्टेशन ना क्या कहते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजी की जो कंसल्टेशन है वो भी फ़ौरन से फ़ौरन कर लें ताकि आपको पता चले कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट तो नहीं है। और कॉन्स्टेंटली आपने विजुअल फील्ड डिफेक्ट के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, विजुअल फील्ड डिफेक्ट के मैटर्स को मतलब ये कि चेक करने के लिए आपने रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने, और पेशेंट से भी आपने इस टॉपिक पे बात करनी है कि भाई आपको जहाँ जैसे फील हो। ये इसी वजह से दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं इस पर कि पिछले पेशेंट में वैसे ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन हमें चूँकि ये भी बताना है अपने साथियों को, अपने दोस्तों को और हमने सुनने वालों को, जब ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है आपको, जब ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं डेवलप हो रहा नहीं है, तब भी आपने ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपने कॉन्स्टेंटली वो टेस्ट कराते रहने, ताकि उस वक्त तक आपने कराने कि जब तक या तो पेशेंट बहुत बेहतर ना हो जाए, इम्प्रूव ना हो जाए, या फिर उस वक्त तक कि तब तक गॉड फॉरबिड कोई चीज़ आपको मिल ना जाए, खुदा ना खास्ता, इस हवाले से। अच्छा, दूसरा ये एमआरआई के साथ एमआरआई कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कोई सब आर्कनाइड हेमरेज कोई और वजह के साथ तो नहीं हो गया, हम ये इंसिडेंटल फाइंडिंग हो और वो अलग से भी कहीं SAH हो रहा हो माइन्यूट सा, तो ये तमाम कोई एन्यूरिज्म और पॉसिबिलिटी हो, तो ये भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, इधर जो एमआरआई हमने आपके आगे रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लूँ कि इट रिवील्स अ पिट्यूटरी ट्यूमर विद द सुप्रासेलर एक्सटेंशन containing mixed intensity suggestive of an acute intratumoral hemorrhage. Neurologic and neuro-ophthalmological examination are normal and the large part of the tumor appear necrotic, hence and a conservative management is justified. Obtain follow-up MRI in a few weeks, provide the patient remain stable. ये मैं सारी बात इस तरह से इंग्लिश में दी कि आपने इस तरह से थोड़ा सा प्रेजेंट भी करना होता है ना केस को, मतलब कि अगर क्योंकि हम दोनों लोगों के लिए ना, उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो प्रैक्टिस करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं आगे, यानी एग्ज़ाम पास करेंगे तो प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो उनके लिए भी है, मतलब कि दोनों तरह के लोगों के लिए ये चीज़ें तब्दील तो नहीं होनी ना। तो हमने जो सीखा है वो आपके आगे पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे भी इल्म में इजाफ़ा करे और आपके भी। तो ये जो एमआरआई जो मैंने कहा कि जो एमआरआई पे हमने देखा ट्यूमर है, सुप्रासेलर एक्सटेंशन है, उसके साथ मिक्स इंटेंसिटी मिल रही है, यानी कहीं हाइपो कहीं हाइपर, ये न और इंट्रा ट्यूमरल हेमरेज नज़र आ रहा है। न्यूरोलॉजिकली या न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिकली जब आपने एग्जामिन किया इस मरीज़ का, मैं बता रहा हूँ कि वो नॉर्मल था, और जो है बड़ा एरिया जो ट्यूमर का है वो नेक्रोटिक हुआ है, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इधर हमने चूज़ की हुई है। इसका एमआरआई हम रिपीट भी कर सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत महसूस हो, और अगर पेशेंट स्टेबल है, नहीं स्टेबल है तो फिर पहले भी की सकते हैं। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी पे मैंने थोड़ी सी बात की थी और अब जल्दी से बात करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। वो ये कि जो ओपिनियन होता है सर्जरी का, वो उस वक्त है कि अगर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही हो, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन डेवलप कर रहा हो, मतलब कि प्रेशर की वजह से हाइपोथैलेमस में प्रेशर आ रहा हो, या पेशेंट का जो है अपना कि विजुअल एक्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, या विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्ट हो रही हो, या बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट और डिटोरिएट कर रहा हो, और दूसरा ये ऑप्थेल्मोप्लेजिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो आपके सामने, तो इस तमाम हालात में सर्जरी बेइंतहा ज़रूरी है। अगर उसकी वजह से वो दब रहा है ऊपर की तरफ एक्सटेंशन की वजह से, वो हाइड्रोकेफेलस कर
रहा है तो आपने वेंट्रिकुलर ड्रेनेज करनी है, टेम्पररी या परमानेंट, ये आपने डिसाइड करनी है। ईवीडी कहलाती है एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन और परमानेंट कहलाता है वीपी शंट। और दूसरा ओपिनियन इधर ये है कि अर्जेंट डिकम्प्रेशन जो होती है वो सिर्फ उसी वक्त ज़रूरत होती है जब कोई ब्लाइंडनेस सस्पेक्ट कर रहे हो, विजुअल ब्रेन का लॉस हो रही हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिटेरिएशन और हो रही हो, या हाइड्रोकेफलस होने के चांसेस हो गए और बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट हो, तो उस वक्त ये कर सकते हैं। तो मैंने सर्जरी पे क्यों थोड़ी सी पहले ही बात की थी इसी वीडियो में, तो मैंने कहा जल्दी से आपको इसको भी मैं क्लियर करवा दूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो MRI आप करते हैं उसमें अगर आप बाद में करते हैं तो आप देखते हैं कि कभी कभी बिल्कुल जो है ना डिसअपियरेंस हो जाती है ट्यूमर की, बिल्कुल गायब हो जाता है। और ये जो स्पोरोडिक केसेस ऑफ द पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है वो तो मतलब ये कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए फिर डेफिनेटली मैनेजमेंट प्योर तो नहीं हो पाती। बस मैनेजमेंट तो होती है, ट्रीटमेंट 100% नहीं हो पाती। मैनेजमेंट आप करते हैं और केस टू केस वो वेरी करता है। पिछली बार भी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी में बात की थी, अभी भी जल्दी से पैथोफिजियोलॉजी पे इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ये इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कंट्रोवर्शियल है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये हेमरेज जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, या हेमरेजिक क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, या वैसे ही हेमरेज हो जाता है, या फिर ये पिट्यूटरी ट्यूमर सेकेंडरी टू द समझ लें कि ना उनके अंदर ग्रोथ हुई है, वो नेक्रोसिस हुआ है और उसके अंदर वेसल जो होती है वो दब जाती है या फट जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो न्यूप्लास्टिक जो एरिया है वो उसको ना मतलब कि संभाल सके और उसकी वेसल बस्ट हो जाती है। इसी तरह से आप जो है ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो होती है वो ना पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा में होती है। स्मॉल ट्यूमर में भी हेमरेज हो सकता है लेकिन मैक्रोएडिनोमा में ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ये जो इंट्रिंसिक वेस्कुलोपैथी ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा होता है और वो भी खुद पैथोलॉजी का हिस्सा बनता है और ये जो है इन्फेक्शन करता है और फिर सेकेंडरी में हेमरेज कर सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ना पिट्यूटरी एडिनोमा जो कि ना पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में प्रेजेंट होते हैं, ये आम तौर पे ना पिट्यूटरी एडिनोमा के ही होते हैं और एडिनोमेटस मटेरियल होता है। नॉन एडिनोमेटस मटेरियल में कम चांसेस होते हैं, नॉर्मल में कम चांस होते हैं। दूसरा हेल्थ ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी एब्सिस हो सकता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर अगर पिट्यूटरी में चला गया वो भी एब्सिस कर सकता है। लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस अगर हो गया तो वो भी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कर सकता है। क्रेनियोफेरेंजियोमा कर सकता है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि इसमें आपको पता होने चाहिए ताकि कहीं पर कोई चीज़ें इधर ना हो। क्योंकि देखें हमने हर चीज़ करनी है, हमने दुनिया में रहते हैं, दुनिया में जहाँ लिटिगेशन और लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा है मेडिकल के हवाले से, तो हमें उसको भी डील करना है और अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, काम भी करना है और उसको भी रखना है। तो उसको थोड़ा सा हमें तो विजिलेंट रहना है और इसके अलावा और कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं वो 50% ऑफ केसेस में या तकरीबन 50% ऑफ केसेस में वो मतलब कि ट्यूमर से रिलेटेड नहीं होते। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है इसमें ट्रीटमेंट विद द ब्रोमोक्रिप्टिन आप कर रहे हो, ट्रीटमेंट विद द एंटीकोगुलेंट्स कर रहे हो, आप स्टिमुलेशन टेस्ट ऑफ द हार्मोनल थेरापी दे रहे हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एगोनिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप ना डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो पेशेंट को, रिड्यूस ब्लड फ्लो ग्लैंड का, और हेड ट्रॉमा हो गया और रिसेंट सर्जरी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब ये कि ना ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्यूमर फैक्टर ही इन्वॉल्व हो, दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनका मैंने आपके आगे जिक्र कर दिया जल्दी से। क्योंकि जो दूसरी वीडियो है वो पिछली वीडियो कवर कर रही होती है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। अच्छा, इसमें जो और दूसरा ये कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से क्या हमें आउटकम मिलते हैं। देखिए, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो होती है वो पोटेंशियली वैसे तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसकी मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, आई को भी प्रॉब्लम करती है, लेकिन साथ साथ ये जो विजुअल इक्विटी आउटकम जो रिलेटेड टू द ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ इनिशियल डिफेक्ट, अपीयरेंस ऑफ द ऑप्टिक डेज और ये टाइमिंग ऑफ द डिकम्प्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं विजुअल इक्विटी के हिसाब से। और इसके अलावा
कंप्लीट ब्लाइंडनेस का अगर ख़तरा हो तो फिर सर्जिकल डिकम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऑप्थल्मोपैरेसिस हो जाए तो उसमें भी आपको फ़ौरन ही पता होना चाहिए, और उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी होती है और कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, उससे भी फ़ायदा हो जाता है किसी हद तक, ज़रूरी नहीं हमेशा हो लेकिन कुछ में हो जाता है। दूसरा, एंडोक्राइन फंक्शन के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट के लिए मेजॉरिटी 80% ऑफ पेशेंट के लिए आपको एंडोक्राइन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी ही होती है, एंडोक्राइन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी ही होती है। थिकनेस ऑफ द स्फीनॉइड साइनस है, म्यूकोजा ड्रेनिंग ये क्या कहते हैं उसमें मुश्किल होती है, क्योंकि वो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में वो फिर और प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा कर देता है वहाँ तक, क्योंकि वो आगे की तरफ एडवांस भी हो सकता है। तो खैर ये तमाम चीज़ें जो है इसमें वो है। रिकरेंस ऑफ द एपोप्लेक्सी भी हो सकती है, ये देखी गई है और इसको भी कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जाता है। सर्जिकल ऑप्शन बहुत रेयर होता है रिकरेंस ऑफ द उसमें, और जो लार्जर ट्यूमर होते हैं वो वैसे ही पैरासेलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कंप्रेस कर रहे होते हैं, और फिर वो एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं, जो कि मैंने इधर आपके आगे भी रखे थे, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल इस टॉपिक में मैं काफ़ी हम समझते हैं सेहत हासिल गुफ्तगू हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बहरहाल हमने ये सिलसिला अपना कंटिन्यू रखना है, ये हम न सिर्फ अभी के डॉक्टर्स के लिए बल्कि फ्यूचर के डॉक्टर्स के लिए उर्दू ज़बान में जो भी अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है, जिसे अच्छे से समझा जा सकता है, उसके लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोबारा मिलते हैं।